सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 15 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है बेसिकली इसराइल और ईरान के टेंशन्स पर है कि सैटरडे को इसराइल ने ईरान को वार्न किया कि अगर उसने इजरायली सिविलियंस को टारगेट करना कंटिन्यू रखा तो तेहरान विल बर्न, ऐसा उन्होंने बोला। और ये धमकी तब आई है जब इसराइल ने ईरान के बेसिकली न्यूक्लियर साइट्स पर अनप्रेसिडेंटेड बॉम्बिंग की है ना, जिसमें जो है टॉप के ईरानियन कमांडर्स और सिविलियंस ईरान के मारे गए। और ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो अटैक किया, जिसमें इज़राइल की सिटीज़ जेरूसलेम और तेल अवीव है ना, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोग जो है इसमें भी जो है घायल हुए, मारे गए और कई घायल हुए, है ना, ऐसा बोलना है। और इज़राइल का मिलिट्री क्लेम है कि हमने जो है ईरान के जो वेस्ट से लेके तेहरान तक की जो है एरियल फ्रीडम जो है उस फ्रीडम ले लिया है अब तेहरान सेफ़ नहीं है, ऐसा बोलना है इनका। फिर यहाँ पे इसी से रिलेटेड पेज नंबर 3 पे न्यूज़ है, जयशंकर अर्जेस इज़राइल ईरान टू अवॉइड एनी एस्केलेटरी स्टेप्स। तो पीएम मोदी जी ने पहले तो इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की और अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस की अपील की कि शांति बनाई जाए जल्दी। और इंडिया का कंसर्न ये है कि गल्फ़ रीजन की स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के 10 मिलियन इंडियन वर्कर्स जो है वो हैं और इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है इस रीजन से, ठीक है। और जयशंकर जी क्या बोले कि जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और से बात की और उन्होंने जो है बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इज़ डीपली कंसर्न्ड, ठीक है। और डोंट एस्केलेट फर्दर, इन्होंने भी नॉन एस्केलेशन की बात की, ठीक है। और बोला कि जो है डिप्लोमेसी पे वापस आएँ, डिप्लोमेसी से इसको जो है सॉल्व करें। तो ईरान ने अपना साइड रखा और कहा कि वो सिचुएशन का अपना पर्सपेक्टिव इंडिया के साथ शेयर कर रहा है ना। और इज़राइल में भी वहीं इंडिया के लगभग 30,000 जो है इंडियन नेशनल्स वो इंडस्ट्री और एकेडमिया में हैं, और वहीं गल्फ़ रीजन में भी लगभग 1 करोड़ इंडियंस काम करते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट करेगा इंडिया को भी। फिर उसके बाद में पेज नंबर 1 पे वापस लौटते हैं और यहाँ पे सेंटर सेट्स अप पैनल टू फ्रेम एयर क्रैश रिस्पॉन्स गाइडलाइंस। तो अहमदाबाद में जो एयर फ्लाइट क्रैश हुई AE171, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल जो है कमेटी पैनल बनाया है, जो कि इस कमेटी को लीड करेंगे होम सेक्रेटरी। बेसिकली इसका मेन फोकस होगा जो फ्यूचर में ऐसे जो प्लेन क्रैशेस उसको प्रिवेंट करना और उनको एफिशिएंटली हैंडल करना, और जो एक्सीडेंट हुआ उसका रूट कॉज जानना, इंजन का फेलियर, ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन सबको स्टडी करना, है ना। तो ये कमेटी अब बेसिकली इसमें सजेस्ट क्या करेगी कि फ्यूचर के लिए नए जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, पॉलिसी चेंजेस क्या लाने, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट क्या करनी है ना, बेटर ट्रेनिंग या सजेशन देगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये काम होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, उसमें बेसिकली न्यू स्पीशीज़ ऑफ जंपिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड। तो इंडिया में एक नई इंटेलिजेंट जंपिंग स्पाइडर जिसका नाम है स्पार्टस कारीगिरी डिस्कवर हुई है, ठीक है। और जो कि कहाँ से डिस्कवर हुई है, कर्नाटका में डिस्कवर किया गया है इसको। कर्नाटका के कारीगिरी एलिफेंट हिल्स, इसको बोलते हैं कारीगिरी एलिफेंट हिल्स, ठीक है, वहाँ से डिस्कवर हुई है। और इसकी खासियत क्या है कि बेसिकली ये पहले सिर्फ जो है साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में मिलती थी, ठीक है, अब इंडिया में मिले हैं। तो अब ये स्पाइडर्स जो है अपने इंटेलिजेंट हंटिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट हंटिंग स्किल्स, ठीक है, और वेब इन्वेजन टैक्टिक्स के लिए मशहूर हैं। और ये दूसरे स्पाइडर्स को जो है बेसिकली मिमिक कर उनका जो है प्रे शिकार करते हैं, है ना, मतलब बेसिकली डिसीव करके धोखा दे के पकड़ते हैं, है ना। और ये कहाँ मिले, कर्नाटका में मिले कारीगिरी हिल्स में, तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ स्पाइडर्स मिले हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो हमने देखा था कि केरला के कोस्ट के पास एक MV वैन 503 शिप जो है
वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ था बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसमें बहुत बड़ी आग लग गई थी, तो जिसमें कि कई सारे कंटेनर्स थे जिसमें हज़ार्डस केमिकल्स भी थे, और कई सारे जो कंटेनर्स हैं वो उसमें ओशन में गिर गए थे। और ये सब बेसिकली केरला तमिलनाडु और श्रीलंका कोस्ट के पास में हुआ है, तो लगभग 45 नॉटिकल माइल्स दूर है अभी, और इसको बेसिकली टो किया जा रहा है डीप वाटर्स की तरफ, ठीक है। और शिप अभी भी स्टेबल है, लेकिन पोर्ट साइड की तरफ थोड़ा जुड़ा हुआ है, और अभी भी उसमें से स्मोक निकल रहा है। डेंजर क्या है कि कुछ कंटेनर शिप में समुद्र में गिर गए थे, और ये कोस्ट के पास भी आ सकते हैं, ऐसा अथॉरिटीज़ ने वार्निंग दी है। और पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, अगर कोई कोस्ट पर कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट या कंटेनर दिखे तो उसे 200 मीटर तक दूर रहें, और इमरजेंसी नंबर 122 पर जो है कॉल कर अथॉरिटीज़ को तुरंत इन्फॉर्म करें, है ना। जो न्यूज़ है बेसिकली इंडिया मीट्स न्यूट्री बार एज CSIR लैब डेवलप्स न्यूट्रिएंट रिच स्नैक। तो मिलेट्स जिनको सुपर फूड्स भी बोला जाता है, अब एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ मार्केट में आया है, और CSIR ने एक मिलेट बेस्ड न्यूट्रिशन बार बनाया है, और तो इसमें हर सर्विंग में लगभग 228.866 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। नेचुरल एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से रिच है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नो सिंथेटिक यूज्ड और नो रिफाइंड शुगर, है ना। और तो इसमें नेचुरल स्वीटनर्स यूज़ किए गए हैं, ऐसा इनका बोलना है। ये मिलेट्स होते क्या हैं, बेसिकली मिलेट्स इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल सीडेड ग्रास होते हैं, स्मॉल सीडेड ग्रास, ठीक है। और ये स्पेशली एशिया और अफ्रीका में उगाया जाता है, ठीक है। और ये न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं इनको, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं और हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए ज्वार हो गया, बाजरा हो गया जो बड़े मोटे मोटे अनाज होते हैं, रागी हो गया, है ना, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, बार्नयार्ड मिलेट हो गया, लिटिल मिलेट हो गया, कोडो मिलेट हो गया, पोर्सो मिलेट हो गया, ये सारे जो है मिलेट्स के एग्जांपल हैं। और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छे होते हैं, ओबेसिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हार्ट डिजीज़ में हेल्प करता है, ये सब इसके इम्पोर्टेंस है ना। और बहुत कम पानी लेता है उगने में, पानी बहुत कम लेता है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छी सॉइल कंडीशन ना हो उसमें भी ये उग जाता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि हाउस होल्ड्स इन केरला डिपेंड मोर ऑन सोशल मीडिया फॉर एग्रो एडवाइजरीज़। तो केरला के किसान अब सोशल मीडिया का जो है बेसिकली उनको हेल्प ले रहे हैं, उससे नया डिजिटल गुरु बन गया है। और जिसमें जो है इसमें सोर्सेज क्या क्या इनको इम्प्रूवमेंट क्या क्या मिलता है कि इम्प्रूव्ड सीड्स और नए वैरायटीज़ पता चलते हैं, है ना। फर्टिलाइज़र का कैसे सही इस्तेमाल करना है वो पता चलता है, पेस्ट कंट्रोल, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करनी है ना, और हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब इनको सोशल मीडिया पे भी पता चल जाता है। तो केरला के किसान अब सिर्फ ट्रेडिशनल सोर्स पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उनका जो है डिजिटल और कलेक्टिव सोर्सेज की तरफ जो है सोर्सेज की तरफ भरोसा बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे IAM ने देख ही लिया जयशंकर जी ने क्या बोला इजराइल ईरान के बारे में। फिर यहाँ पे कनाडा टाइज ट्रेड ईरान इजराइल क्लैश इन फोकस एज PM लीव्स फॉर 3 नेशन टूर। तो ये 3 नेशन टूर शुरू किया है, इंटरनेशनल टूर शुरू किया है मोदी जी ने संडे को, और जिसमें वो सिप्रस, कनाडा और क्रोशिया जाएंगे, ठीक है। ये जो टूर 19 जून तक चलेगा, और इसमें फिर उसके बाद ये G7 मीटिंग में भी शामिल होंगे। तो सिप्रस में पहली बार 2002 के बाद इंडियन PM कोई जा रहा है ना, बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करने, और इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बात होगी, है ना। और कनाडा में भी 10 साल के बाद विज़िट होगा। और फिर क्रोशिया में भी जो है पहली बार इंडियन PM जो है क्रोशिया जा रहे हैं, और क्योंकि ये कंट्री 1991 में फाउंड हुआ था, है ना। और G7 में पार्टिसिपेशन जब रहेगा तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, और क्वांटम टेक्नोलॉजी, रशिया यूक्रेन वॉर, इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, है ना, और आपका टेररिज्म के ख़िलाफ़ इंडिया का जो स्टैंड है वो, है ना, स्पेशली पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम, यूनाइटेड नेशंस और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर अकाउंटेबल बनाना, है ना।
हो सकता है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी मीटिंग हो, जो पहली बार जब से ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन का क्लेम किया है ना। तो ये विज़िट डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं शिव शंकर मेनन जी, उनका इंटरव्यू है ना। तो कंट्रीज़ विल रिएक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। तो इंडिया का रिस्पॉन्स इवॉल्व हुआ है बोलते हैं, और लेकिन चैलेंज अभी भी ज़िंदा है। तो उनका कहना है कि बेसिकली 2008 से लेके इंडिया का रिस्पॉन्स जो टेरर अटैक्स पे है वो ग्रेजुअली मैच्योर हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी जो सिचुएशन है उस पर पॉज, उससे पॉज कहा जा रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला है ना। पाकिस्तान के केस में जो है मूविंग द ग्रास का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इस यानी बार बार टेरर थ्रेट्स को जो है मिलिट्री एक्शन से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन वो फिर से उभर जाता है। और दो फ्रंट पर वॉर का खतरा है। पाकिस्तान ने अपनी टैक्टिक्स और डॉक्ट्रिन में जो है चाइना का जो है इन्फ्लुएंस वो एक्सेप्ट कर लिया है, और चाइनीज़ जो मिलिट्री हार्डवेयर, स्ट्रैटेजी और वॉर थ्योरी का यूज़ बढ़ गया है इसमें। पहले भी चाइना ने पाकिस्तान को वर्बली सपोर्ट किया था, लेकिन कभी एक्चुअल मिलिट्री हेल्प नहीं की। लेकिन आजकल दोनों के बीच जो है मिलिट्री फ्यूजन ज़्यादा गहरा हो गया है, और ये लॉन्ग टर्म कंसर्न है इंडिया के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान ने 6 से 12 घंटे के अंदर जो है दुनिया के सामने घंटे पहले अपनी कहानी जो है दुनिया के सामने रख दी, जबकि इंडिया का थोड़ा लेट रिस्पॉन्स था। इंडियन मीडिया ने भी कुछ फेक और एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए, जिससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी जो है हर्ट हुई है, और गवर्नमेंट की साइलेंस भी क्लैरिटी नहीं दे पाई इस बात पे। तो लेसन ये है कि फ्यूचर में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। और चाइना और टर्की की बात करें तो चाइना और टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन वो उनके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से है। इंडिया ने किसी से हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि हमेशा कश्मीर को जो है बायलैटरल इशू के रूप में इंडिया देखता है और पाकिस्तान को हैंडल करना चाहता है। तो ग्लोबल कम्युनिटी ने जो टेरर अटैक्स के ख़िलाफ़ इंडिया को मॉरली सपोर्ट किया, बट कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट देखते हैं, ना कि इमोशंस। और ट्रंप ने भी सिचुएशन का उसे अपने पॉलिटिकल क्रेडिट लिया, वो सरप्राइजिंग नहीं था। तो इंडिया का टेरर रिस्पॉन्स अब मिलिट्री प्लस डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा बोलना है ना फॉर्मर एनएसए का। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे कांग्रेस एमपी राइट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑन जज इम्पीचमेंट। तो जज इम्पीचमेंट क्या होता है? जज इम्पीचमेंट बेसिकली रिमूवल प्रोसेस होता है जजेस का, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, जो कि आर्टिकल 124(4) से गवर्न होता है, और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के मुताबिक, ठीक है। तो ग्राउंड्स क्या होते हैं रिमूवल के? बेसिकली जो है एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर, इस ग्राउंड पे हटा सकते हैं, इनकैपेसिटी, ठीक है। तो अब स्टेप्स क्या होते हैं बेसिकली इनको रिमूव करने के? एक मोशन पास होना चाहिए जो कि साइन हो 100 लोकसभा एमपीज़ के द्वारा, या फिर और 50 राज्यसभा एमपीज़ के द्वारा, ठीक है। मोशन सबमिट किया जाता है स्पीकर को या लोकसभा में, या चेयरमैन को जो है राज्यसभा में, ठीक है। अगर वो एडमिट कर लेते हैं मोशन, तो 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहते हैं, ठीक है। जैसे ये सीजीआई भी हो सकते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये 3 मेंबर कमेटी जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है चार्जेस, और अगर जज जो है गिल्टी पाया जाता है तो प्रोसीड करते हैं मोशन, और नहीं गिल्टी होता है तो मैटर क्लोज हो जाता है। अब ये जो मेजॉरिटी, अगर ये पास हो जाता है तो वोटिंग होती है, स्पेशल मेजॉरिटी अगर उसमें मिल जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी जो कि इनको चाहिए होती है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और अगर दोनों हाउस में मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो साइन कर देते हैं रिमूवल ऑर्डर पे, और इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है। बट अभी तक किसी का हिस्ट्री में हुआ नहीं, सिर्फ एक जज जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स फेस किया था, जज वी रामास्वामी 1993 में, बट मोशन फेल हो गया था पार्लियामेंट में।
तो ये बेसिकली इंश्योर करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और प्रिवेंट करता है मिसयूज़ ऑफ पावर, है ना। तो ये पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस था। नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अ शिप सिंक्स। तो अभी जो हमने देखा पहले न्यूज़ की, एक शिप जो MV वैन 503 है जो सिंगापुर का था, और इसमें आग लगी केरला के पास 88 नॉटिकल माइल्स बाइपोर कोस्ट पे, जिसमें 2000 से ज़्यादा टन फ्यूल और जो है फ्यूल प्लस हज़ार्डस कंटेनर जो है ऑन बोर्ड थे, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज का खतरा है, जो मैरीन लाइफ है और कोस्टल लाइफ है उस पर इम्पैक्ट होगा। और तो ये हज़ार्डस केमिकल ले जा रही थी बेसिकली। और ग्लोबल शिपिंग अब की कौन रेगुलेट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। तो ये रेगुलेट करता है, और ये एक UN की पावरफुल बॉडी है जो ग्लोबल शिपिंग नॉर्म्स होती है वो बनाती है ना, ग्लोबल शिपिंग नॉर्म्स। तो अब इंडिया IMO मेंबर्स जैसे कि इंडिया इन रूल्स को साइन करके अपने लॉज में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया का रेगुलेटर कौन है यहाँ पे, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। इंडिया में इंडिया ने कन्वेंशन साइन किए जैसे कि बैलास्ट वाटर कन्वेंशन 2004 का, और हज़ार्डस एंड नॉक्सियस सब्सटेंसेस कन्वेंशन 2010, ठीक है। अभी तक नहीं साइन किया है, सॉरी, लेकिन ये जो कन्वेंशन हैं ये अभी तक साइन नहीं किए हैं, ठीक है। और इंडिया ने IMO के रूल्स इंडिया ने बेसिकली साइन करके अपने लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन ये दोनों साइन नहीं किए हैं कन्वेंशंस। तो अब इसमें डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी वो बताते हैं कि शिप ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये कोई भी कार्गो लॉस होता है या एनवायरमेंटल डैमेज होता है उसके लिए। और कंपनसेशन के लिए जो P&I क्लब इंश्योरेंस होती है, P&I क्लब इंश्योरेंस, एनवायरमेंटल डैमेज पे कोई लिमिट नहीं होती अनलाइक कार्गो लॉस, है ना। और अभी अगर मान लीजिए शिप डूब जाता है तो उसको कौन उठाएगा, अगर रफ शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उठाए वो शिप, ठीक है। और नैरोबी रेक कन्वेंशन है, एक नैरोबी रेक कन्वेंशन 2007, इसके हिसाब से अगर शिप इंडिया के जो है 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर डूबता है, ठीक है, तो शिप ओनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको उठाने की। और शिप्स अभी तक क्यों डूबे हैं, बेसिकली रफ सीज़ है या ह्यूमन एरर हुआ है, ये मेजर रीज़न रहा है डूबने का। और MSC एल्सा 3 जो है जो पहले डूबा था, जिसमें कंटेनर्स गिरे थे इम्बैलेंस, उसमें शिप डूब गया। लोग कोस्ट के पास मोबाइल सिग्नल्स के लिए शिप ले आते हैं, जैसे 2020 मॉरिशस ऑयल स्पिल जो बताते हैं यहाँ पे, जो वाकाशियो में हुआ था, जो बताते हैं कि जो टाइटैनिक शिप डूबा था वो भी ह्यूमन एरर की वजह से डूबा था, जो कि अनसिंकेबल था। बट उसके बाद फिर जो है एक कन्वेंशन बनाया गया, सोलास कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन, है ना, जो अभी भी वैलिड है। हर शिप पे 2 साइड्स पर इनफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। हर शिप पर दोनों साइड्स पर इनफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए, ऐसा बनाया गया इसमें, ठीक है। इसमें लेसन्स क्या मिलते हैं, बेसिकली शिपिंग एक्सीडेंट्स से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये हर बार कुछ सीख कर रूल्स रिवाइज़ करता है, ठीक है, जैसे कि शिप डिज़ाइन, कार्गो सेफ्टी या क्रू ट्रेनिंग, ठीक है। जो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है बेसिकली वाई हैज़ द एक्सियोम 4 मिशन बीन डिलेड। तो एक्सियोम 4 मिशन है क्या, बेसिकली ये एक प्राइवेट मिशन है जो US बेस्ड एक्सियोम स्पेस, है ना, एक्सियोम स्पेस के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है ना। और क्रू में लगभग 4 लोग हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांकर शुक्ला जी, है ना। अगर लॉन्च होता है तो शुभांकर शुक्ला जी 40 सालों में पहले इंडियन होते जो अर्थ ऑर्बिट में जाते और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विज़िट करते। तो इसके लिए बेसिकली इसरो ने 500 करोड़ प्लस इन्वेस्ट किया है। और ये मिशन नासा, स्पेस एक्स और एक्सियोम स्पेस का जॉइंट एफर्ट है। और लॉन्च व्हीकल जो इसमें यूज़ हो रहा है वो फाल्कन 9 रॉकेट है ना।
और लॉन्च क्यों रुक गया बेसिकली, रॉकेट इंजन टेस्ट में पता चला कि लिक्विड जो ऑक्सीजन है, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन लीक हो रहा है। और तो ये लिक्विड ऑक्सीजन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा फ्यूल होता है, ठीक है, और अगर लीक हो तो रॉकेट को थ्रस्ट नहीं मिलेगा, थ्रस्ट मतलब नीचे से प्रेशर नहीं मिलेगा, है ना, और तो मिशन फेल नहीं मिलेगा, तो मिशन फेल हो जाएगा। इसके अलावा जो वेदर इश्यूज़ हैं, है ना, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मॉड्यूल प्रेशर प्रॉब्लम आया था अभी कल, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी मॉड्यूल प्रेशर जो है प्रॉब्लम आ गया था, जो कि रशिया का एक पार्ट था है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये भी एक रीज़न बना डिले के लिए। तो न्यू डेट्स क्या है, न्यू डेट्स जो है पहले लॉन्च होना था 29 मई को, फिर 4 दिन बाद डिले किया गया। 14 जून को जो है एक्सियोम ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट लॉन्च जो है ट्राई होना ऑन 19 जून। तो जब लिक्विड ऑक्सीजन का जो लीक है वो रिपेयर करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये गैस जो है लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो इनविजिबल होती है ना, और तुरंत हवा में उड़ जाती है। और लीक डिटेक्ट करने के लिए एडवांस टूल्स चाहिए, है ना, जैसे थर्मल इमेजिंग करना, बबल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक साउंड चेक, है ना। तो लीक छोटी सी जगह से होता है और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे ही दिखता है ना, और तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको डिटेक्ट करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लॉन्च विंडो कैसे डिसाइड होता है, तो अर्थ के क्लोज होने की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लॉन्च विंडोज़ ज़्यादा होते हैं, जैसे मून मार्स से, है ना, और पर फिर भी फ्यूल सेविंग जो होती है वो सनलाइट एक्सपोजर और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डॉकिंग स्पेस का ध्यान रखा जाता है इसमें। और इंडिया यूएस स्पेस टाइज की बात करें तो मिशन 2023 के इंडिया यूएस स्पेस पार्टनरशिप अनाउंसमेंट का पार्ट है, और ये एक माइलस्टोन है इसरो के गगनयान ह्यूमन फ्लाइट मिशन के पहले स्टेप के रूप में, है ना। तो ये पूरा हमने देखा एक्सियोम 4 मिशन क्या है, क्यों डिले हुआ, और डिले का रीज़न क्या रहा, क्यों इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल जो है मुश्किल है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली हाउ शुड सेक्सुअल अब्यूज़ सर्वाइवर्स भी ट्रीटेड। तो जो भी दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइन आई है रेप सर्वाइवर अबॉर्शन केसेस में, तो एक 17 साल की जो है रेप सर्वाइवर दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल ले जाया गया उनको अबॉर्शन के लिए। तो एफआईआर भी फाइल हो चुकी थी, पुलिस ऑफिसर भी थे साथ में, पर एम्स ने अल्ट्रासाउंड और एमटीपी करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास आईडी प्रूफ नहीं था। और जब तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पर्सनली इंटरफेयर किया तब तक जेस्टेशनल जो एज होती है वो 25 वीक हो चुकी थी, है ना, जबकि 24 वीक तक अलाउड रहता है कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ 25 वीक हो चुकी थी। तो कोर्ट ने इंटरवीन किया, फिर पता चला जो फीटस है वो 23 वीक का था, 23 वीक का था। पहले वाले रिकॉर्ड से गलत रिपोर्ट दिया गया और हॉस्पिटल्स के लिए कोर्ट ने नए गाइडलाइंस दिए। तो इसमें क्या गाइडलाइंस में क्या दिया बेसिकली कोर्ट ने, तो पुलिस के साथ जो एफआईआर लेकर आई सर्वाइवर को आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं, है ना। तो अब आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर सर्वाइवर कोई आ रहा है तो, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो तुरंत जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करो, इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है इन केस। और 24 वीक से ज़्यादा हो तो भी कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार मत करना है, नहीं करना। तुरंत जो है 24 वीक से अगर ज़्यादा भी है ना, तब भी कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत मेडिकल बोर्ड बनाना है और रिपोर्ट फाइल करना है। अपडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और लीगल रूल इमरजेंसी और गायनी डिपार्टमेंट में विजिबल होने चाहिए, ऐसा बोला। और डॉक्टर्स की रेगुलर ट्रेनिंग हो इन लॉज को लेके, जैसे कि पॉस्को एक्ट को लेके, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसको लेके, ठीक है। कंसेंट हिंदी या इंग्लिश जैसे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लेना चाहिए, जो कि अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो इंग्लिश या हिंदी है ना, उसमें लेना चाहिए कंसेंट। और हर हॉस्पिटल एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, नोडल ऑफिसर, ठीक है, जितने भी एमटीपी रिलेटेड कोऑर्डिनेशंस होते हैं उसके लिए, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसके लिए, ठीक है।
दिल्ली पुलिस को क्या कहा गया? दिल्ली पुलिस को कहा गया हर 6 महीने पे ट्रेनिंग हो, 6 मंथ्स पे ट्रेनिंग करानी है, ठीक है। इन पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग जो इन्वेस्टिगेट जो कर रही है रेप या पॉस्को के केसेस, ट्रेनिंग फोकस होनी चाहिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसेस पे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गाइडलाइंस पे, हॉस्पिटल और मेडिकल बोर्ड कोऑर्डिनेशन पे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट बनेगा और ऑफिसर की सर्विस फाइल में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। पुलिस को इंश्योर करना होगा कि सर्वाइवर को जल्दी से हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड के पास ले जाया जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, ठीक है। ये पुलिस को इंश्योर करना होगा। और लास्ट पिछले गाइडलाइंस में क्या था कि जो है जो बेसिकली अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनको अगर माइनर सर्वाइवर्स को 24 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी के साथ रेफ़र करे तो तुरंत जो है वो DHCL-SC को इन्फॉर्म करना था और इमीडिएट लीगल हेल्प के ये ऑर्गेनाइजेशन देगी और कोर्ट में परमिशन के लिए जाए, है ना, विदाउट एनी डिवॉइड। तो अब क्या है, वेट नहीं करना है इनका और बेसिकली जो है मेडिकल टर्मिनेशन पे जो है तुरंत रिपोर्ट बनानी है विदाउट ID हॉस्पिटल को, है ना। जो नई गाइडलाइंस है ये सारे इंश्योर करती हैं कि जो भी रेप सर्वाइवर्स हैं, स्पेशली माइनर्स को टाइम पर जो है मेडिकल हेल्प और अबॉर्शन का राइट मिले बिना अननेसेसरी लीगल या फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले के, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर किया है 2025 से 35 तक जो है ये जो दशक होगा डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर होगा। तो इनका एम है कि बेसिकली जो है स्टेट को पोटेंशियल डेवलप करना है ताकि वो जनरेट कर सके 58,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, की कैपेसिटी को फुल यूज़ किया जा सके। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी लार्ज, मीडियम और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनका कॉम्बो का यूज़ करके बिजली को जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए और इसके लिए 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। और तो एक इसके लिए स्पेशल जो है एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें फ्री पावर की कमाई जो है वो इनकम डिपॉजिट होगी। इस अकाउंट से डेवलपमेंट के स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगेगा, है ना। और जो सियांग प्रोजेक्ट है यहाँ का, सियांग रिवर में, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से जो है 11,000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पर लोगों को डर है कि उनके जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वो डूब सकते हैं, इसलिए वो अपोज़ कर रहे हैं, है ना। और तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, पहले सर्वे कराने को बोल रही है, जो लोग अफेक्टेड होंगे उनसे कॉन्टीन्यूस बातचीत चल रही है। अगर प्रोजेक्ट फीजिबल निकला तो फेयर कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा। और तो अभी एक नेकलेस रोड बनाएगी जो सियांग रिवर के ऊपर तक चलेगी ताकि फ्लड एरिया से बच सके, है ना। तो इनिशिएटिव सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं बल्कि ये स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, स्पेशली अगेंस्ट चाइना और लोकल लोगों का डेवलपमेंट, है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट ये इंश्योर होना चाहिए कि जो वहाँ के विलेजर्स हैं जिनको फेयर कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन मिलना चाहिए, तो ये अरुणाचल के लिए गेम चेंजर बन सकता है, ऐसा बोलना है इसमें, है ना। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट बेसिकली एक सिक्योर अकाउंट होता है जिसमें जो है दोनों पार्टीज़ जो है पैसा रखती हैं, तब तक रखा जाता है जब तक बायर और जो सेलर होता है उसका जो है उसके बीच की कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। जब दोनों साइड एग्री कर लेती हैं तब पैसा रिलीज़ हो जाता है इसमें से, है ना। इसे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए जो है बनाया जाता है। ये एस्क्रो अकाउंट मैनेज कौन करता है? एक ट्रस्टेड जो है थर्ड पार्टी जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, है ना, या कोई लाइसेंस्ड एस्क्रो एजेंट हो गया, तो वो इसको मैनेज करते हैं। तो इसका काम होता है कि न्यूट्रल रहकर पैसे तब तक होल्ड करना जब तक बायर और सेलर के बीच की कंडीशन टर्म्स कंप्लीट नहीं हो जाती है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे चेरापूंजी गिन बिकम्स फर्स्ट अल्कोहल लेबल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू बी एक्सपोर्टेड। तो अब यहाँ पे मेघालय में बेसिकली कि चेरापूंजी गिन जो एक अल्कोहलिक ड्रिंक है ना, जो बारिशों के लिए मशहूर सोहरा यानी चेरापूंजी से बननी है और नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का पहला अल्कोहल ब्रांड बन गया है जो एक्सपोर्ट हुआ है ना। और जो पहले यूरोपियन यूनियन में, फिर अब जापान में, थाईलैंड, यूके भी टारगेट में है, ठीक है। तो गिन का नाम क्या है? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट गिन, ठीक है। ओरिजिन क्या है? सोहरा जगह चेरापूंजी में और मेघालय,
मेघालय में, ठीक है। यूनिक फीचर क्या है कि बेसिकली रेन वाटर से बनी हुई है और लोकल इंग्रेडिएंट जैसे असमीज़ लेमन और काजी नींबू जिसको बोलते हैं, काजी नींबू है ना, खासी संतरा, पेपर, कार्डमम और पाइन स्मोक्ड टी का यूज़ हुआ इसमें, ठीक है। पैकिंग के लिए मिलिट्री ग्रेड स्टील बॉटल इकोनॉमिक फ्रेंडली और रीयूजेबल यूज़ होती है। एक्सपोर्ट में यूरोप, जापान, थाईलैंड, यूके में भी अब जाने वाली है। और अवार्ड विनिंग है, लॉन्च ईयर में 13 इंटरनेशनल अवार्ड जीती है ना। तो स्पेशल क्यों है, लोकल स्टोरी टेलिंग है, क्राफ्टमैनशिप है, ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए ग्लोबली पॉपुलर हो रही है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये था पूरा आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे चेरापूंजी की गिन जो है वो अब ग्लोबली एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी है। और अरुणाचल का जो डिकेड है वो 2025 से 35 तक हाइड्रो पावर बनने के लिए रेडी है, और क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या नई गाइडलाइंस इशू की जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनके लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा एक्सियोम 4 मिशन क्या है, डिले क्यों हुआ, और शिप जो सिंक हो गई है उससे रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं। और फिर जो फिर हमने नेक्स्ट देखा इसमें जो कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा देखा। और फिर हमने यहाँ पे जो फॉर्मर एनएसए हैं उनका जो व्यू है जो ऑपरेशन सिंदूर पे और इंडिया की रेडीनेस पे उस पर देखा। और फिर यहाँ पे जो 3 नेशन टूर होने वाला है और G7 अटेंड करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में हमने देखा। फिर यहाँ पे हमने कैसे जयशंकर जी ने इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे क्या बोला। और यहाँ पे हमने कैसे देखा कि केरला के जो एग्रीकल्चर हैं फार्मर्स हैं वो कैसे सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा मिलेट्स के बारे में देखा, उसके सारे फीचर्स के बारे में जाना और क्या नया CSIR ने डेवलप किया है। फिर हमने जो शिप सिंक हुआ है वैन है 503 उसके बारे में देखा क्या न्यूज़ है। फिर हमने यहाँ पे न्यू जो जंपिंग स्पाइडर की वैरायटी जो डिस्कवर हुई है कर्नाटका में उसके बारे में देखा, कारीगिरी हिल्स में, एलिफेंट हिल्स। फिर हमने यहाँ पे देखा कैसे जो है ईरान और इज़राइल के बीच में टेंशन्स चल रही हैं उसके बारे में पूरा देखा जो चल रहा है कि, और कैसे पैनल सेटअप किया गया जो है एयर क्रैश के बाद, और क्या गाइडलाइंस इशू की गई नहीं। तो ये था हमारा पूरा आज का द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, और सारा डिटेल में हमने डिस्कस किया वहीं पे उसी न्यूज़ के साथ में। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।